ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्रा। नमस्कार। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। देश अब बढ़ रहा है 100 करोड़ के आंकड़े की ओर। टीकाकरण का 100 करोड़ का आंकड़ा अब हम जल्द ही पाने वाले हैं। ऐसे में देश लगभग कोरोना के खिलाफ सुरक्षित तो हो ही चुका है, जागरूक भी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से सवाल हैं, बहुत से प्रश्न हैं और बहुत सी ऐसी जिज्ञासाएं हैं जो अभी भी हमारे बीच बनी हुई हैं। क्या कोरोना दोबारा आ सकता है? कोरोना से ठीक हुए व्यक्ति को कितने दिनों तक कोरोना के असर रहता है, जिसे हम पोस्ट कोरोना सिम्टम्स कहते हैं? बच्चों में टीकाकरण कब शुरू हो जाएगा? बच्चों को टीका कब लगेगा? स्कूल कब तक खुल पाएंगे? क्या और देशों की तरह हमें एक और लहर का भी सामना करना पड़ेगा? बहुत से ऐसे सवाल हैं। इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हम लगातार इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं, रोज रात ठीक 9:30 बजे, जिसमें आप हमसे जुड़ जाते हैं अपने तमाम प्रश्न, अपने तमाम जिज्ञासाएं लेकर। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप, स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर संदीप, जैसे कार्यक्रम की शुरुआत में हमने चर्चा की कि अब हम 100 करोड़ के आंकड़े की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा काम है, बहुत बड़ा लक्ष्य है, जिसे हमने बहुत ही कम समय में हासिल कर लिया है। ऐसे में चिकित्सकों का, ऐसे में रोगियों का और उन लोगों का भी साथ रहा जिन्होंने इस दौरान कोरोना को समझा, परखा और जाना। कार्यक्रम की शुरुआत आज हम यहीं से करना चाहेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस आंकड़े को जब हम छू रहे हैं, इस आंकड़े के पास हम जब पहुंच रहे हैं, तब आप चिकित्सकों को, आम जनता को और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नमस्कार नवीन जी। आई थिंक आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात करी और हमारे देश के लिए जरूरी, बहुत गर्व की बात है कि हम 100 करोड़ के पास पहुंचने ही वाले हैं और विश्व में सारे देश अब हमारे पीछे हो गए हैं। और इस समय जो मेरा यही संदेश रहेगा कि हालांकि 100 करोड़ का हम वैक्सीनेशन पहुंच रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन तभी कंप्लीट माना जाएगा जब दोनों डोजेस मिल जाएंगी। तो इसलिए हमारे को अभी थोड़ा वेट करना है कि दोनों डोजेस मिल जाए और उसके बाद ही पूरी तरह से वैक्सीनेशन माना जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि वैक्सीनेशन से प्रोटेक्शन तो बहुत अच्छा मिलता है, 80 से 90% तक का प्रोटेक्शन मिल सकता है, लेकिन फिर भी 10-15% चांस रहता है कि फिर भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए ऐसे समय में जब हमारा वैक्सीनेशन तो काफी अच्छा हो गया है, लेकिन हमारे को सावधानी फिर भी रखनी है और जब भी क्राउडेड प्लेसेस में, जहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ हो, ऐसी जगह पे जाएं तो मास्क जरूर पहने रहें और बाकी जो है हाथ की सफाई वगैरह का भी ध्यान रखते रहें। तो ये चीज का ध्यान हमें अभी भी अवश्य रखना है, क्योंकि नए तरह का वायरस आ सकता है जिसमें वैक्सीन फेलियर भी हो सकता है और ऐसे समय पे जो है ये सावधानी बरतना ही हमारे को बचा के रखेगा। डॉक्टर साहब, आम जनता भी इस दौरान जागरूक हुई है और अपनी जिम्मेदारियों को उन्होंने समझा है, कोरोना के बिहेवियर को भी उन्होंने अपनाया, फिर भी कहीं ना कहीं चूक हो ही जाती है। ऐसे में डॉक्टर साहब, जब आपके पास लोग वैक्सीनेशन के लिए आते हैं या कोरोना से जब पीड़ित थे तब लोग आते थे, तो क्या आप उनको मानसिक रूप से भी तैयार करते थे? क्योंकि देखा गया है कि अगर आपकी इम्यूनिटी तो ठीक है, लेकिन अगर आप मानसिक रूप से भी कमजोर हैं तो भी कोरोना ने आपको जकड़ लिया था और पकड़ लिया था। हाँ, देखिए, जो आप बात कह रहे हैं वो है कि जो और तरह की परेशानियां हैं, एक तो ये हमको पता ही है कि एयरबॉर्न डिजीज है, तो जो है हवा से फैलती है, तो इस तरह से फैलती है। लेकिन उसके अलावा जो है आदमी की खुद की जो वो है प्रतिरक्षा प्रणाली, वो सचेत होनी चाहिए। अगर थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो भी जाता है तो वो जो हमारी प्रणाली है
उसके लिए स्ट्रेस बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज है। और ये पाया गया है कि जो लोग बहुत अत्यधिक स्ट्रेस्ड रहते हैं या मानसिक संतुलन नहीं बना पाते ऐसी सिचुएशंस में, तो उनको ये जो रोग है होने का जो है रिस्क बढ़ जाता है। तो तीनों चीजों का ही जरूरत है। एक तो जैसा कि माध्यम है जो एयरबॉर्न है, दूसरा वायरस है और तीसरा है ह्यूमन बीइंग जिसको कि वो अफेक्ट करता है। तो अगर ह्यूमन बीइंग खुद से ही कमजोर हो या तो उसकी इम्यूनिटी लो हो या कोई और कोमॉर्बिडिटी हो रही हो, जैसे कि हम जानते हैं कि डायबिटीज है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, वो एक कोमॉर्बिडिटी है, या हार्ट की प्रॉब्लम है जो कि कोमॉर्बिडिटी हो सकती है, या कैंसर के रोगी हो सकते हैं। ये सब तरह तरह की कोमॉर्बिडिटीज हैं जो हो सकती हैं। और तीसरी चीज, जैसा आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात खुद भी बताई कि मानसिक जो है अगर तनाव अत्यधिक रहे तो उससे भी इम्यूनिटी लो हो सकती है और ये इन्फेक्शन का जो है रिस्क बढ़ जाता है। यानी डरना नहीं है, सामना करना है। जी जी। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही लंबा पीरियड रहा है, एक बहुत ही लंबा समय और अंतराल हुआ, इसमें हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ कोरोना के बारे में जाना, और आज जब हम उस स्थान पर, उस स्टेज पर, उस चरण पर पहुंच चुके हैं जहां पे कोरोना के मामले अब बहुत कम हैं, ऐसे में इस दौरान हमने क्या सीखा, क्या जाना और क्या जान सकते हैं, उस पर हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे। हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आप जैसे जानते हैं कि जो हमारा जो ह्यूमन बीइंग है या जो हमारा इंसान की वो है, वो लाइफ स्पैन या जो उसकी जीने की कैपेबिलिटी बढ़ती चली जा रही है समय के साथ। हम अगर बिगनिंग ऑफ 19th या बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी देखें तो उस समय जो हमारी एवरेज लाइफ स्पैन थी वो करीब 40 इयर्स के आसपास थी या उससे कम थी। और अगर अब हम अब 21st सेंचुरी देखें तो वो करीब करीब अब 90-100 साल तक को भी रीच कर रही है। तो डबल से ज्यादा हमारी लाइफ स्पैन बढ़ गई है इस दौरान। तो हमने, लेकिन जो पिछले सेंचुरी में हमने देखा कि हमने कंट्रोल पाया, एक तो वाटर बॉर्न डिजीजेस से, कि हमने ये जाना कि जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं और अगर जो हम बाहर से फल वगैरह खाते थे, अगर हम उसको बिना धो के खाते थे तो इन्फेक्शन होने का रिस्क ज्यादा होता था। और हम पहले, आपको पता है कि टैप वाटर ही यूज करते थे और कहीं से भी पानी यूज कर लेते थे, जिससे कि ये जो वाटर बॉर्न डिजीजेस बहुत कॉमन होती थी। दूसरी चीज, तो उस पर हमने काबू पाया पिछली सेंचुरी में और हमने वाटर को, जब अपना पानी को ज्यादा साफ करने की कोशिश करी और वाटर बॉर्न डिजीजेस पे हमने जो है कंट्रोल करा। वैसे ही हमने जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हैं जो मच्छरों से फैलती थी या और कीटाणुओं से फैलती थी, वो उन पर भी हमने काफी कुछ हद तक काबू पाया और मलेरिया और इस तरह की जो बीमारियां थी जो वेक्टर बॉर्न थी वो भी कम हो गई पिछले ही सेंचुरी में। लेकिन मुझे लगता है कि जो इस सेंचुरी में स्पेशली कोरोना आने के बाद अब हमने जो है एयरबॉर्न डिजीजेस पे भी कंट्रोल पाना सीखा है। और मेरे को लगता है ये एक लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है। अब जापान जैसी कंट्री में तो लोग पहले से ही मास्क पहनते थे, कोरोना आने से पहले ही वो लोग मास्क का प्रयोग करते थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि पूरी दुनिया ने ये सीखा है कि ये जो एयरबॉर्न डिजीजेस हैं इनसे बचने के लिए मास्क पहनने की जरूरत है। और मुझे लगता है ये कोरोना के बाद भी कुछ हद तक ये चीज चलती रहेगी और ये इससे हमारी जो है लाइफ स्पैन और बढ़ेगी जी। तो बीमारी से हमको कुछ जो पॉजिटिव चीज मिली है वो ये पता चली है कि एयरबॉर्न डिजीज से कैसे हमको निजात पाना है और फर्दर इम्प्रूवमेंट हो सकता है जी। और डॉक्टर साहब, इस दौरान बहुत से शोध पत्र भी जारी किए गए, बहुत सी रिसर्च भी हुई जिसने ये जाना कि किस तरह से हम आने वाले दिनों में भी इस तरह की बीमारियों से, जो कि कोरोना या दूसरे वायरस अगर आ सकते हैं, तो हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। जी जी जी। इस बीच हमारी पहली श्रोता हमसे जुड़ चुकी हैं, हम इस पर चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आइए जानते हैं कि क्या प्रश्न है उनका, क्या जिज्ञासा है उनकी। रिंकी जी, स्वागत है आपका। जी बिल्कुल सर, आपके साथ एक्सपर्ट है उन्हें नमस्कार। जी नमस्कार, कहिए। जी सर, मेरा क्वेश्चन है सर कि जैसे कि अभी जैसे नवरात्रि का त्योहार चल रहा है, फेस्टिवल है, अब बहुत सारे आएंगे, तो सर जैसे कि मतलब हर जगह पूजा पंडाल लग रहे हैं, माँ दुर्गा की जो स्थापना है मूर्ति का वो भी हो चुका है,
तो सर ऐसे ही ना, तो वहाँ पे हम जब देखते हैं ना तो सोशल डिस्टेंसिंग होता है, ना कुछ भी होता है, ना मास्क का, ना कुछ का, ना कोई भी चीज नहीं होता। तो सर ऐसा क्या है, क्या इससे कोरोना बढ़ने के चांसेस होंगे या नहीं? जी डॉक्टर संदीप। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। निस्संदेह इससे कोरोना बढ़ने का रिस्क है और बढ़ भी सकता है, स्पेशली क्योंकि अब लोगों के, जैसे मैडम ने बोला कि लोगों की सावधानियां थोड़ी कम हो गई हैं। अब लोग उतना मास्क भी नहीं लगा रहे, उतनी सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं कर रही, तो ये रिस्क तो बहुत हाई है। और मैं ये भी बताऊं कि जो वैक्सीन का भी जो इफेक्ट होता है वो, उसको जैसे मैंने बताया था कि करीब 70 से 90% तक इफेक्टिव होती है और करीब 30% या 20% तो रिस्क फिर भी होता है कोरोना वायरस होने का। और अगर इस दौरान मास्क वगैरह का प्रयोग और बाकी हैंड सैनिटेशन वगैरह का ध्यान नहीं रखा गया तो निस्संदेह हमारे को रिस्क होगा और ये जो है थर्ड वेव आ सकती है इस सब चीज से। तो इसमें जरूरी बात यही है कि जैसा मैडम ने भी कहा कि हमको अपनी सावधानी नीचे नहीं करनी है। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करा है, मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि उनको तो अब अवॉइड करना चाहिए ऐसी जगहों पे एटलीस्ट जाना ही। और जिन लोगों ने पूरा वैक्सीनेशन करा लिया है, दोनों डोज ले लिए हैं, उसके बाद 15 दिन भी हो गए हैं, वो लोग भी जो इस तरह का प्रिकॉशन जरूर लें और मास्क वगैरह लगाएं, सैनिटेशन का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग करें। अगर जो करने वाले हैं, जो पंडाल लगाने वाले हैं, वही इस चीज का ध्यान रखें तो खैर बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर वो लोग नहीं भी ध्यान रख रहे हैं तो हमें अपने लेवल पर ये सब ध्यान रखना जरूरी है। ये नहीं समझना कि वैक्सीनेशन हो गया या बीमारी तो खत्म हो गई तो अब इससे पूरा का पूरा जो है सावधानी घट जाए। जी, हमारे अगले श्रोता है उत्तर प्रदेश के बड़ौत से महेश शर्मा। आइए उनका सवाल भी जान लेते हैं, वो क्या जानना चाहते हैं। महेश जी, आज क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी। नमस्कार। सवाल है जी, हमें कोरोना से कब तक निजात मिल सकती है? जी डॉक्टर, निजात कब से मिल सकती है हमें कोरोना से? ये वही बहुत अच्छा और सवाल है और सब लोग इसके बारे में सोच रहे हैं। अब मुझे जो लगता है, जो मैं अब अगर सच बात बोलूं तो ये जो है अब हमारा कोरोना जो है वो हमारी लाइफ का एक पार्ट एंड पार्सल ही हो गया है। अभी जो है ये वैक्सीनेशन से और बाकी सारी की सारी सावधानियों से वो बीमारी कम है, लेकिन अगर वैक्सीनेशन का असर खत्म होगा और अगर फिर से ये आएगी तो जैसे बाकी सारी बीमारियां हैं वैसा ही हो जाएगा कोरोना। पूरा निजात मिलना तो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है, या मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि पूरा निजात हो जाएगा। लेकिन ये एक तरह का जैसे फ्लू इन्फेक्शन है या और तरह के हैं, डेंगू का प्रकोप होता है या और तरह के जो इन्फेक्शन है, वैसे ही ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ हमारी लाइफ बन जाएगा और हमारे को इससे वैसे ही बाकी चीजों से जैसे हम प्रिकॉशंस लेते हैं, हमको प्रिकॉशन लेते रहने पड़ेंगे बहुत कई सालों तक। तो बिल्कुल जीरो तो नहीं होगा ये, पर ये है कि कंट्रोल में रहेगा अगर अगर वैक्सीनेशन लिया जाए और बाद में जैसे थोड़े समय में बूस्टर डोजेज भी आ जाएंगी मुझे लगता है, तो वो भी अगर प्रॉपर टाइम से ली जाए वैक्सीनेशन, बूस्टर्स। और जैसा मैंने कहा कि अब ये लाइफस्टाइल चेंज ही हो गई है, अब हमारी पूरी ह्यूमन जो है जनजाति की ही लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। अब हम उस तरह से नहीं रह सकते जैसे पहले रहते थे। अब हमारे को मुझे लगता है कि ये जो मास्क है ये हमारा पार्ट एंड पार्सल ऑफ जो पब्लिक लाइफ हो जाएगा, तो वो सब चीजें हमें रखनी पड़ेंगी भी, अभी मुझे लगता है कुछ सालों तक तो कम से कम। जी डॉक्टर, कोरोना के केसेस, कोरोना के मामले तो अब काफी कुछ कम हो गए हैं, लेकिन इस दौरान देखा गया कि इन्फ्लुएंजा या दूसरा जो सर्दी जुकाम है उसके मामले जो है बहुत तेजी से बढ़ रखे हैं। तो इसका भी कोई खास कारण है कि कोरोना ने उन लोगों पे कुछ खास असर छोड़ा है कि उन्हें इन्फ्लुएंजा या दूसरे सर्दी जुकाम हो रही है? नहीं, देखिए जैसा मैं आपसे वही जिक्र कर रहा था कि ये जो बीमारियां हैं ये एंडेमिक हो गई हैं। अब ये एपिडेमिक नहीं रही है, एंडेमिक हो गई है। मतलब कि साल में जब भी सीजन चेंज होता है तो क्योंकि ये भी एयरबॉर्न डिजीजेज हैं, तो अगर क्योंकि कोरोना की वजह से लोग पहले ज्यादा सावधानी रख रहे थे और मास्क वगैरह ज्यादा पहन रहे थे, तो ये बीमारियां नहीं हो पा रही थी क्योंकि ये भी एयरबॉर्न बीमारियां हैं। लेकिन अब थोड़ी सी सावधानी घटी है और लोग अब बिना मास्क के भी आप देख सकते हैं कि क्राउडेड प्लेसेस में भी मिल जाएंगे इस समय लोग, तो उस वजह से अब वापस से ये बीमारियां जो है उभर के आने लगी हैं जो एयरबॉर्न है, जैसे कि फ्लू आप बता रहे हैं।
उसके अलावा डेंगू भी अब वापस से आ रहा है, क्योंकि वो एक वेक्टर बॉर्न बीमारी है। तो अब अगर पानी रहेगा पड़ा और उसमें अगर मच्छर होंगे तो फिर ये डेंगू मलेरिया की भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये एक एंडेमिक प्रॉब्लम है, हर साल किसी सीजन में होते हैं और वैसे ही होंगे। लेकिन ये है कि हाँ, हम कोरोना का अगर बचाव ठीक से करते हैं तो इससे ये फ्लू वगैरह भी होने का चांसेस कम हो जाता है। जी, बिहार के मुजफ्फरपुर चलते हैं और उपेंद्र शाह हमसे जुड़ चुके हैं, उनका सवाल सुनते हैं। उपेंद्र शाह जी, स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार। मैं सर जानना चाहता हूँ कि वैक्सीन तो हमने दोनों डोज लगा ली जी, इसके अलावा इसका टैबलेट या कैप्सूल कुछ दवा अलग से उपलब्ध हुआ है बाजार में? जी डॉक्टर, ये भी एक शोध का विषय है। आने वाले वक्त में क्या हमें पूरी तरह से वैक्सीन पर निर्भर रहना पड़ेगा या फिर कोई ऐसा भी रिसर्च चल रहा है जिसमें एक दवाई, एक टैबलेट हम ले सकें और ठीक हो जाए? देखिए, ऐसा तो रिसर्च जो है, ऐसी शोध या ऐसे टैबलेट्स है अवेलेबल। अगर हम मलेरिया का एग्जांपल लें तो जैसा हमने पहले देखा था कि कुछ मलेरिया को प्रिवेंट करने के लिए भी क्लोरोक्विन की डोज ली जाती थी, जिससे कि मलेरिया को कुछ हद तक प्रिवेंट किया जा सकता था। ऐसे ही ये, लेकिन जो है एक वायरस है और वायरस के लिए अभी ऐसी कोई इफेक्टिव टैबलेट तो नहीं आई है जो कि इसको प्रोटेक्ट या प्रिवेंट कर सकती है। और अब अभी तो हमारा सारा का सारा दारोमदार जो है वैक्सीन पर ही है, क्योंकि और वैक्सीन जो है एक बहुत ही सफल प्रयोग है ह्यूमन रेस का, जिसने कि बहुत सारी बीमारियों से बचाया है। और अब तो खैर आपने देखा कि कोरोना से भी बचा रहा है। तो वैक्सीन पे ही अभी सबसे ज्यादा ध्यान है। लेकिन हाँ, हो सकता है फ्यूचर में ऐसा कोई मेडिसिन भी आ जाए जो कि वैक्सीन के साथ में दी जाए, उसको जो है कोरोना को रोकने में या प्रिवेंट करने की कोशिश की जाए। तो ऐसा हालांकि तो है। अभी सब ये भविष्य के गर्भ में है, भविष्य की संभावनाएं हो सकती हैं। बहरहाल, महाराष्ट्र के ठाणे से गुरुनाथ जी का सवाल सुनते हैं, क्या जानना चाहिए? गुरुनाथ जी, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार गुरुनाथ जी, क्या जानना चाहते हैं? सर, मेरा सवाल है, अभी मेरी माता जी है, उनकी एज अभी 75 ईयर है। सर, वो अभी 1-1.5 महीने से उनको कुछ मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी हो, तो क्या सर उनका रजिस्ट्रेशन किया था मैं वैक्सीन के लिए, तो अब जाकर वो 3-4 दिन में लगता है मेरे को आएगा फोन। तो सर, क्या टीकाकरण मतलब ये जो वैक्सीनेशन उनका होना चाहिए? एक्चुअली उनका ट्रीटमेंट न्यूरो सर्जन के पास भी चालू है सर, तो क्या करना चाहिए, टीका लेना चाहिए या नहीं? डॉक्टर संदीप मानसिक रूप से अक्षम हैं और उनका न्यूरो सर्जन से इलाज चल रहा है, टीका लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? जी, बिल्कुल लेना चाहिए। और ऐसे मानसिक जो थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो ही नहीं, और भी जिस तरह की जो भी बीमारियां हो रही हैं, कोई बहुत रेयर ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कि वैक्सीन से ही एलर्जी हो रही हो तो टीके में थोड़ा ध्यान रहता है। अदरवाइज बाकी सब सिचुएशंस में टीका लेना है और टीके का बेनिफिट हर तरह की बीमारी के साथ और हर तरह की दवा लेते हुए भी टीका लेना है। मतलब मैं यही बताना चाहूँ कि इसमें जो कोई भी बीमारी हो, कोई इससे पर चिंता की बात नहीं है। टीका बिल्कुल सेफ है और उसको लेना चाहिए। उसमें बेनिफिट्स ज्यादा है, रिस्क उसकी बहुत कम है। और जो दवाई आप खा रहे हैं वो सब खाते रहिए, उसको कोई भी जरूरत नहीं है कोई दवाई रोकने के लिए या कोई नई दवा खाने की टीकाकरण की प्रक्रिया के लिए। तो टीके के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो दवा खा रहे हैं वो खाते रहिए और कोई और नई दवा खाने की जरूरत नहीं है। और जैसे आप हैं बिल्कुल वैसे के वैसे ही जाके टीका लगवा लीजिए। और 1% भी नहीं सोचना कि लगाना है कि नहीं लगाना है। हमारे अगले श्रोता है हरियाणा के रोहतक से दयानंद जी। दयानंद जी, आज क्या सवाल है आपका? हेलो जी। और एलर्जी है। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि इनको एलर्जी है और इन्हें ये नहीं पता चल रहा कि किस चीज से एलर्जी है, तो क्या ये वैक्सीन लगवा सकते हैं क्या? देखिए, जो किस तरह की एलर्जी है मतलब देखना पड़ेगा कि किस तरह की है। अगर इनको श्योर नहीं है तो अपने डॉक्टर से जाके एक बार राय कर लें कि उनको किस तरह की एलर्जी है। नॉर्मली जो एलर्जी होती है वो फूड एलर्जी होती है, जो किसी खान पीन के पदार्थ से होती है।
किसी किसी को जो होती है सीरियल से भी एलर्जी होती है, किसी को दूध से एलर्जी होती है, और कई बार जो होते हैं पेट में कीड़े होते हैं जिसके वजह से भी एलर्जी काफी कॉमन होती है। तो अगर इनको नहीं पता कि एलर्जी किस कारण से है, कभी कभी कोई ड्रग्स होती हैं उनसे होती है एलर्जी, और कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि एलर्जी कर सकती हैं, तरह तरह की ड्रग्स होती हैं। तो अगर उनको नहीं समझ आ रहा कि किस चीज से एलर्जी है तो अपने डॉक्टर से राय कर लें, पता कर लें किस चीज से एलर्जी है। वैक्सीन से एलर्जी होना तो एक बहुत ही रेयर सिचुएशन है, बहुत ही मतलब मैं यही कहूंगा कि इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही रेयर होती है। लेकिन फिर भी अगर कुछ तरह की एलर्जी है तो अपने डॉक्टर से राय कर लें, और मुझे लगता है सेफ ही होगा टीकाकरण इनके केस में भी उनको लगवा लेना चाहिए। मुंबई के राहुल जी का प्रश्न सुनते हैं, वो क्या जानना चाहते हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। जी, मेरे दो प्रश्न। एक तो मुझे ये जानना है कि सपोज कोई महिला या पुरुष जब सरकारी अस्पताल में वैक्सीन लेने के लिए जाते हैं तो अगर वो शिक्षित ना और ऑफलाइन की वहाँ पे सुविधा अवेलेबल है, बराबर है जी, लेकिन वहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम आपको ऑफलाइन नहीं दे सकते वैक्सीन, आप ऑनलाइन जाके करके आइए जी। तो ऐसी टाइम में वो महिला क्या करे और किधर शिकायत करे। और दूसरा प्रश्न ये है कि 10 साल के छोटे बच्चे को क्या इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन देने से कुछ फायदा हो सकता है अभी ये सर्दी खांसी के लिए? थैंक यू। डॉक्टर, क्या आपके पास इस तरह की भी कभी समस्याएं आई हैं कि कोई किसी वजह से अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा सका और वैक्सीन लेने के लिए आता है तो उसे वहां से निराश होकर लौटना पड़ता है? शायद ऐसी कोई सिचुएशन तो नहीं आती होगी। देखिए, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से अगर कोई ऑनलाइन नहीं करा पाता, क्योंकि मैंने तो कुछ लोगों को देखा है जो कि ऑनलाइन नहीं करा पाए किसी वजह से, कि अशिक्षित थे या कुछ वजह से उनका नहीं ठीक से हो पाया, तो उनका मैंने तो यही देखा है कि जो वैक्सीन के वहां पे लोग होते हैं, उनके जो स्टाफ होते हैं वो लोग काफी हेल्थी लेवल्ड होते हैं और वो खुद उसी समय रजिस्टर कर देते हैं। और तो वैक्सीन ना मिलना तो मैंने तो अपने एक्सपीरियंस में तो देखा नहीं। अब कोई एक स्पेसिफिक केस हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मतलब मेरा यही है कि आप किसी समझदार व्यक्ति को कांटेक्ट करें जो आपकी जरूर, मुझे विश्वास है कि आपकी जरूर मदद करेगा और आपको जो है आपका रजिस्ट्रेशन कर देगा। जितने भी वैक्सीन सेंटर हैं सब आईटी इनेबल्ड हैं, आजकल वाईफाई सब जगह होता है, तो वो इमीडिएटली आपको रजिस्टर कर देंगे और फिर आपको वैक्सीन भी मिल जाएगा। थोड़ा सा जरूर आपको एक समझदार व्यक्ति को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं। आइए गाजियाबाद के ब्रिज बिहार जी का सवाल सुनते हैं, क्या जानना चाहते हैं। स्वागत है आपका ब्रिज जी। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं जानना चाहता हूँ, मुझे कोविशील्ड लगा। अब तो वो फिर वो 84 दिन के बाद ही लगेगा या उसके पहले भी लग सकता है? जी डॉक्टर साहब, कोविशील्ड का टीका इन्होंने पहली डोज ली है, अभी जानना चाहते हैं कि वो 84 दिन का गैप इन्हें बांधना ही पड़ेगा या उससे पहले भी लगवा सकते हैं? 84 दिन की तो जरूरत नहीं है। नॉर्मली जो सेकेंड डोज है 1 महीने के बाद में लग सकती है और उसके बाद में जो है उसका जो है करीब करीब संपूर्ण बेनिफिट आ सकता है सेकेंड डोज का। हालांकि अगर वो मान लीजिए 1 महीने के अंदर ना लगवा पाए तो थोड़ा आगे भी लगवा सकते हैं। मेरे को तो हमारे सेंटर में तो कोई भी 84 दिन का वेट नहीं करा रहा जी। करीब 1 महीने के बाद 6 वीक्स के बाद जो है वैक्सीन डेफिनेटली लग जा रहा है। कोवैक्सीन या कोविशील्ड कोई सा भी, दोनों ही। डॉक्टर, अब कुछ लोगों का मानना है कि इस बीच हमारे पहले एक और श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, हम अपने प्रश्न को बाद में आपसे डिस्कस करेंगे। दिल्ली से धर्मवीर जी, स्वागत है आपका। नवीन जी नमस्कार। नमस्कार। मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। मैं कल अपने किसी जानकार तो नहीं, जो अपने बेचारे जो बेघर लोग हैं उनको एक टीका सेंटर लेके गया था, पर उनके पास तो डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं थे, बेघर है, उनके पास तो कुछ भी प्रूफ नहीं, कुछ भी जानकारी नहीं है, ना तो मोबाइल है उनके पास, तो वहाँ उनको टीका नहीं लग पाएगा। क्योंकि पहले भी मैंने ये पूछा था आपसे कि डॉक्टर साहब इसके लिए बेघर लोगों के लिए कुछ सरकार की तरफ से व्यवस्था बनाई जा रही है कि उनको भी ना छोड़ा जाए, क्योंकि बाकी सब लोग को तो लग रहे हैं, जो 94 करोड़ हो गए, उन कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो अपने रहते हैं
घर से बाहर उनके घर में है। जी डॉक्टर, ये एक समस्या है कि जो बेघर लोग हैं जिनके पास किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, उनका टीकाकरण कैसे किया जाए? देखिए, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के एफर्ट्स के बाद और बाकी जितने भी लोग हैं उनके एफर्ट्स के बाद, जो लोग हैं वहाँ पे बहुत सचेत हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि रजिस्ट्रेशन में एक मोबाइल से एक ही रजिस्ट्रेशन नहीं, बल्कि आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो कोई ये जरूरी नहीं है कि किसी के पास मोबाइल नहीं हो तो किसी साथी के पास हो सकता है। नहीं तो जो वो सेंटर है जहाँ जा रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि हमारी गवर्नमेंट ने इतना अच्छा इंतजाम करा हुआ है हम सबके लिए कि वहाँ पे कोई ना कोई सज्जन व्यक्ति जरूर हेल्प कर देगा। और जो वहाँ के खुद के वहाँ के काम करने वाले लोग हैं, वैक्सीनेशन सेंटर के जो ऑपरेटिव्स हैं, वो खुद ही किसी भी मोबाइल नंबर से आपको रजिस्टर कर देंगे और एक टीका मिल जाएगा। और अगली बार बस आपको यही मेक श्योर करना है कि अगली बार फिर पहुंचना है, तो फिर इस तरह की प्रक्रिया से करा जा सकता है। तो एक फोन से तो कई सारे रजिस्टर हो रहे हैं। मेरे ही फोन से 4 लोग रजिस्टर हुए थे। तो ये कोई बात नहीं है कि अगर किसी के पास मोबाइल फोन नहीं है तो उसका नहीं हो सकता। ये है कि उसकी कोई हेल्प कर देगा। और हमारी गवर्नमेंट ने इतने वॉलंटियर्स वहाँ रखे हुए हैं कि वो लोग में से कोई भी हेल्प कर देगा और आराम से टीका मिल जाएगा। थोड़ा सा एफर्ट जरूर करना पड़ेगा, पर मेरे को नहीं लगता कि ये कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरह की। जी डॉक्टर संदीप, अगर एक बार फिर आंकड़ों का जिक्र करें तो 100 करोड़ के आसपास की जनता को टीका लगने वाला है, कुछ ही दिन में और लग जाएगा। ऐसे में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी टीकाकरण नहीं हुआ है, तो उनमें एक ये सोच डेवलप हो रही है कि भाई अब इतनी जनता को, तो आधी से ज्यादा जनता को टीका लग चुका है, आधी से ज्यादा जनता को कोविड हो चुका है, ऐसे में मैं तो पूरी तरह सेफ हूं, क्योंकि अक्सर हम बात करते हैं हर्ड इम्यूनिटी की। तो ऐसे लोगों की सोच क्या कहती है कि अब उन्हें टीका लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए? वो कहते हैं कि अब क्या जरूरत है टीका लगाने की? देखिए, ये जैसा मैंने आपको बताया था कि जो हर्ड इम्यूनिटी के मतलब ये है कि बीमारी जो है वो एपिडेमिक नहीं रहती और एंडेमिक हो जाती है। तो ये नहीं होता कि उसमें होता ही नहीं है इन्फेक्शन। उसमें ये हो जाता है कि जो इन्फेक्शन के जो स्प्रेड का रेट है वो कम हो जाता है। तो जिसने टीका लगाया नहीं हुआ उसके पास ये कोई गारंटी नहीं है कि उसको इन्फेक्शन नहीं हो सकता, बल्कि उसका रिस्क बहुत हाई है इन्फेक्शन होने का अगर वो ऐसे किसी जने के संपर्क में आ जाता है जिसको ऑलरेडी कोविड है, वर्सेस जिसने टीका लगाया हुआ है। लेकिन जिसने टीका लगाया हुआ है वो उसी का रिस्क 0% नहीं है। जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि करीब एवरेज 10-15-20% चांस रिस्क रहता है उसको भी इन्फेक्शन होने का। टीका लगाने से जो फायदे हैं, नंबर 1 जो फायदा है वो ये है कि इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाता है। जैसा मैंने बताया कि 70-80% जो है रिस्क खत्म हो जाता है इन्फेक्शन होने का। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी जो फायदा होता है टीका लगाने से वो ये होता है कि अगर मान लीजिए इन्फेक्शन हो भी जाए तो बहुत ज्यादा सीरियस बीमारी नहीं होती और डेथ का चांस तो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है जिसने दोनों टीके की डोज लिए हुए हैं। तो टीके का फायदा सिर्फ इन्फेक्शन बचाने से नहीं है बल्कि बहुत सीरियस बीमारी को भी रोकने से है जिससे कि जान को खतरा हो सकता है। तो ये तो एक जान को बचाने का एक तरीका है टीका लगाना। जी डॉक्टर संदीप, हमसे जुड़ने के लिए, सभी सवालों का जवाब देने के लिए और अपनी विशेष राय हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अपने श्रोताओं को हम एक बार फिर याद दिला दें, फिर बताना चाहेंगे कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में जो है वो अब तक लगभग 95 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं और मंत्रालय ने जो कहा है कि स्वस्थ होने की जो दर है वो 97.99% हो गई है और कल 23,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हुए। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के सिर्फ 29 नए मरीजों का पता चला है और दिल्ली में भी जो स्वस्थ होने की दर है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। लेकिन चूंकि इस समय फिलहाल त्योहारों का सीजन है तो बहरहाल हम आपसे यही कहेंगे और यही आशा भी करेंगे कि आप कोरोना बिहेवियर के जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसे लगातार अपनाते रहें, क्योंकि अब त्योहारों का सीजन है। अब नहीं हम भी चाहते और आप भी नहीं चाहते हो कि कोरोना की ये जो लहर है वो दोबारा से लौट कर आए। आज के संक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।
कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।